हेलो बच्चों, कैसे हो यार आप सभी लोग। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। उस चैप्टर का नाम है भाई बायोमोलिक्यूल्स। सबसे पहले तो मैं आप सभी बच्चों को एक छोटा सा भाई रिक्वेस्ट करूँगा कि देखो यार, ये जो मेरे नोट्स है ना वो लिटरली अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैं जितने भी कंटेंट यहाँ पे लिखा हूँ उसके अलावा एनसीईआरटी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो टर्म 1 में आपसे पूछा जाएगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को प्रॉपरली देखिएगा, और अगर आपको लगता है कि कोई भी डाउट होने वाला है तो डेफिनेटली मुझसे एक बार सवाल ज़रूर करिएगा, सो दैट अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो डेफिनेटली मुझसे रिलेटेड बात कर सकें। ओके, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं ना भाई सबसे पहले अबाउट बायोमोलिक्यूल। ये हम सभी जानते हैं भाई कि हम एज अ लिविंग बींग हमें ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, डेफिनेटली ज़रूरत है। वो क्या भाई ज़रूरत हो सकती है? भाई प्रोटीन की हमें ज़रूरत होती है, भाई हमें कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। तो आपको पता है ऐसे कंपोनेंट्स ना जो लिविंग बींग में ना काम आते हैं उन्हें हम लोग खुद क्या बोलते हैं भाई? बायोमोलिक्यूल। जैसे देखो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना कार्बोहाइड्रेट, जैसे न्यूक्लिक एसिड, जैसे फैट, जैसे लिपिड्स, जैसे प्रोटीन्स, भाई ये सबके सब क्या है? बायोमोलिक्यूल्स। इसलिए डेफिनेशन में भी देखो मैंने लिखा क्या है, आप पढ़ना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड विच गवर्न एक्टिविटीज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? बायोमोलिक्यूल। ओके, आई थिंक आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं दिक्कत होता है भाई प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बता देना, सो दैट इस चीज़ को ना मैं अलग वीडियोज़ में अलग तरीके से बात कर सकूँ। कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली एक बार मुझसे पूछ ज़रूर लेना। ओके भाई, अब हम लोग ना बात करने वाले हैं अबाउट कार्बोहाइड्रेट। तो देखो मैं पहले ना आपको थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ। पता है पुराने टाइम में ना लोग बोलते थे कि जिसमें कार्बन हो और हाइड्रेट्स हो, देखो नाम से भी लगता है ना कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब जिसमें कार्बन हो और हाइड्रेट्स हो, मतलब हो सकता है 2 हाइड्रेट्स हो, 3 हाइड्रेट, इससे कोई मतलब नहीं था उन्हें। उन्हें वो लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते थे। मतलब उनके लिए जनरल फार्मूला बना दिया गया भाई ये वाला CX। शायद आप सारे बच्चे सुने भी होंगे, अगर हल्का फुल्का भी ना क्लास में पढ़ा होगा तो सुन लिया होगा, कोई नहीं। अगर नहीं भी सुना है तो भाई अभी सुन लो कि ये जनरल फार्मूला इनके लिए है। अब मैं आपसे क्या कहने वाला हूँ कि भाई अगर ये जनरल फार्मूला अगर सब पे वैलिड हो जाता है तब तो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन सही है। बट आप मानो ना कि अगर सब पे वैलिड नहीं हो तो फिर आप क्या करोगे? ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मैंने आपको ये इसीलिए इक्वेशन दिया कि भाई ये कहाँ ट्रू है और कहाँ पे ट्रू नहीं है। तो जैसे आप ना ग्लूकोज ले लो, फ्रक्टोज ले लो, भाई इन पे ना ये रूल वैलिड हो जाते हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ भाई, C6H12 ना, तो X की जगह मान लो 6 है और H2O 6 टाइम्स है। आप ना एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना भाई, ये फिर से ना घुमा फिरा के C6H12O6 ही आने वाला है। बट पॉइंट क्या है, क्या हर जगह ये वाला रूल वैलिड है? नहीं। जैसे हम मान लो एक एग्जांपल मैंने लिखा भी इसीलिए कि कहाँ ट्रू नहीं है। हमने एसिटिक एसिड का एग्जांपल लिया। आप पता है ये जब फॉर्मूला लिखोगे ना तो ये कार्बोहाइड्रेट्स वाले फॉर्मूले को फॉलो कर लेगा, बट ओरिजिनल क्या है भाई? ये कार्बोहाइड्रेट्स है ही नहीं। अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स है नहीं तो यानी मैं मान लिया कि भाई यहाँ पे जनरल फॉर्मूला ना गलत बता रहा है। कोई कंपाउंड ऐसा जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है उस पर भी ये बताने लग रहा है कि भाई ये कार्बोहाइड्रेट्स है। बट नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट थिंग भाई क्या है कि अगर हम ये कह दें कि इन पे ये रूल नहीं लग रहा है तो भाई किस पे रूल लगना चाहिए? ठीक है, लेकिन उस पर रूल नहीं वैलिड हो रहा है। जैसे आपने सुना होगा, बहुत सारे बच्चों ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा रैमनोज करके। ठीक है, आपको पता है रैमनोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। बट एक बार आप ना इन पे जनरल फार्मूला लगाओ, भाई जनरल फार्मूला फॉलो ही नहीं होगा। क्या कर लोगे भाई? आप H2O लिखोगे 5 टाइम्स लिखोगे तभी H10 होना चाहिए, बट यहाँ पे देखो H12 दिखा रहा है। तो मतलब ये रूल ना वैलिड नहीं हो पा रहा भाई। इसका मतलब ही यही है कि हम जिस पे रूल लगाने की कोशिश करते हैं ना वो कोई ज़रूरी नहीं है कार्बोहाइड्रेट पुराने वाले नियम पे फॉलो हो जाए। वेरी गुड। अब हम लोग ना बात करने वाले हैं कि नया डेफिनेशन भाई क्या होना चाहिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं नए डेफिनेशंस की। तो कार्बोहाइड्रेट्स की नई डेफिनेशन है कि कार्बोहाइड्रेट भाई क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, या तो, और मैंने इसीलिए लिखा भाई या तो यही कंपाउंड आपको मिल जाए जब आप इसी यूनिट का आप क्या करो? हाइड्रोलिसिस करो। यानी ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन आपको डायरेक्टली भी मिल सकता है भाई, या तो हो सकता है आप इनका हाइड्रोलिसिस करो तब आपको मिल जाए। लेकिन आपको ये कंफर्म मिलने वाला है। अगर ऐसे कोई कंपाउंड आपको इस फॉर्मेट में दिखते हैं तो आप उनको क्या बोलोगे भाई? कार्बोहाइड्रेट्स। इतनी बातें भाई सभी को समझ में आ गई। सो नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत बड़ा टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर मैं आपसे पूछूं ना कि भाई क्लासिफिकेशन आप कैसे करोगे
तो आप सिंपली बोलना कि अगर मान लो मैंने ना इस कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलिसिस किया तो मुझे कितने नंबर ऑफ, ठीक है, स्मॉलर यूनिट मिल रहे हैं, उस भी आप में मैं इनका ना क्लासिफिकेशन कर दूंगा। तो इनको जनरली ना 3 कैटेगरी में भाई बांट दिया गया। कौन कौन से? एक है मोनोसेक्राइड, एक है ओलिगोसेक्राइड और एक है पॉलीसेक्राइड, ठीक है। अब ये मोनोसेक्राइड क्या होता है, ओलिगोसेक्राइड क्या होता है, हम लोग सब समझते हैं एक एक करके। देखो मैं आपको ना यहाँ बिना डेफिनेशन के समझा सकता हूँ, वैसे ये तो मेरी नोट्स है तो मैं आपको नोट्स के थ्रू भी हर एक चीज़ समझा सकता हूँ। देखो आप डेफिनेशन पढ़ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो और हाइड्रोलाइज ना हो पाए, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देने के लिए, उनको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, मोनोसेक्राइड। जैसे कोई आपसे एग्जांपल पूछ ले तो बोलना ग्लूकोज भाई मोनोसेक्राइड है, फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड है, राइबोज मोनोसेक्राइड है, ये आप एग्जांपल में बोल सकते हो। तो लगभग ऐसे ना 20 मोनोसेक्राइड्स जानने में है कि मतलब हाँ भाई इतने तरह के मोनोसेक्राइड्स होते हैं। अब सबसे पहला टर्म, मोनोसेक्राइड्स को भी ना भाई डिवाइड कर दिया गया फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे और नंबर ऑफ कार्बन आइटम के बेसिस पे। फंक्शनल ग्रुप मेनली हो सकता क्या है भाई, आपको याद होगा कार्बन, मैंने क्या बोला था भाई, या तो एल्डिहाइड हो या तो कीटोन हो। तो अगर मान लो एल्डिहाइड है तो उनका नाम क्या बोलेंगे, अगर मान लो 3 कार्बन है, 4 कार्बन, कुछ भी। तो देखो ये मैंने ना ऑर्डर बनाया, अगर आपको लगता है ना कि इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो मुझसे आप जरूर पूछना एक बार कमेंट में, पर मैं आपको ऐसे फिर भी बता देता हूँ कि अगर मान लो भाई 3 कार्बन हुए और एल्डिहाइड ग्रुप है तो उनका नाम हो जाएगा ट्राईओज नॉर्मल, और अगर वो एल्डिहाइड के ग्रुप है तो एल्डो ट्राईओज बोल देना। लेकिन अगर मान लो कीटो के ग्रुप है तो कीटो ट्राईओज बोल देना, मतलब ट्राईओज बोलना कंपल्सरी है। एल्डिहाइड ग्रुप कॉल्ड एल्डो, कीटो ग्रुप कॉल्ड कीटो। अगर मान लो भाई कौन सा ग्रुप है, 5 नंबर वाला कार्बन है उसका ग्रुप है, तो आप उनको क्या बोलोगे, कुछ तो बोलोगे ना भाई, आप उनको बोलोगे क्या, पेंटोज। लेकिन कैसा पेंटोज, अगर एल्डिहाइड है तो एल्डो पेंटोज, और अगर कीटोन है तो कीटो पेंटोज बोल दोगे। ये बातें आपको याद रखनी भाई, ये आपको कोई नहीं बताने वाला, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्या, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ओलिगोसेक्राइड्स। देखो सबसे पहले ना हम लोग ये टर्म्स को ज़रूर समझते बच्चों, क्योंकि ये थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट है हमारी नज़र में और आपकी नज़र में भी। ओलिगोसेक्राइड्स बोलता क्या है, कहता है कार्बोहाइड्रेट्स ना जिनको आप मान लो हाइड्रोलिसिस कराने के चक्कर में तो आपको 2 से लेकर 10 यूनिट में कुछ भी भाई, 2 से लेकर 10 यूनिट के बीच में कुछ भी आपको मोनोसेक्राइड्स अगर मिल जाता है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करने के बाद, तो आप इनको क्या बोलोगे भाई, ओलिगोसेक्राइड्स। ये चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि एग्जांपल जैसे सुक्रोज हो गया भाई, तो देखो सुक्रोज में ना 2 ग्लूकोज, मतलब सॉरी 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज आपको मिलता है। अगर आप माल्टोज की बात करो ना तो क्या मिलेगा आपको, 1 ग्लूकोज नहीं मिलेगा, 2 ग्लूकोज मिल जाएंगे। मतलब माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करने पे 2 ग्लूकोज, बट सुक्रोज का करने पे 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज आपको मिलेगा। पॉलीसेक्राइड क्या होता है भाई, अच्छा टर्म में देखो, ओलिगो में 2 से 10 मिल रहे थे, अगर 10 से भी ज़्यादा ना आपको मिलने लगे यूनिट जब आप हाइड्रोलिसिस कराओ ऐसे सेक्राइड्स का, तो आप उनको क्या बोलोगे, पॉलीसेक्राइड्स। एग्जाम्पल जैसे आपने स्टार्च ले लिया, इसका खुद ही डिफाइन नहीं है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, जब आप इनका हाइड्रोलिसिस करोगे तो n नंबर ऑफ ग्लूकोज मिल जाएंगे, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, पॉलीसेक्राइड्स। अब मुद्दा क्या है, पॉलीसेक्राइड्स का टेस्ट कैसा है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, पॉलीसेक्राइड का टेस्ट स्वीट नहीं होता है जनरली। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम लोग सुनते क्या है, कह रहे भाई इसका टेस्ट मीठा होता है, बट नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट, एंड दोज कार्बोहाइड्रेट्स जो स्वीट इन टेस्ट नहीं होते भाई, वो याद रखना, उनको हम लोग ना नॉन शुगर बोलते हैं। बट जो स्वीट इन टेस्ट होंगे, यानी ओलिगो और मोनो क्या होंगे भाई, स्वीट इन टेस्ट, उनको हम लोग बोल देंगे शुगर। अब वो शुगर किसको रिड्यूस कर पा रहे हैं, किसको नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा टर्म है। अगर मान लो वही शुगर ना भाई, यहाँ पे देखना, एक मैंने लिखा नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अगर वो टॉलेंस और फेलिंग को रिड्यूस ना कर पाए, क्या कर पाए भाई, ना कर पाए, रिड्यूस ही ना कर पाए, तो उनको आप लोग बोलोगे क्या, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बट ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, अगर मान लो ना उन्होंने इसको रिड्यूस कर लिया, तब आप क्या बोलोगे, तो आप उनको बोल दो ना रिड्यूसिंग शुगर। होपफुली इतनी चीज़ें ना मुझे लगता है सारे बच्चों को भाई समझ में आ रही है। इट्स नॉट वेरी टफ, ईजी है भाई, लेकिन सुनते रहो ध्यान से तो शायद और ईजी लगने लगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं ना अबाउट ग्लूकोज, तो सुनना ध्यान से, ग्लूकोज है क्या। असल में ग्लूकोज को हम लोग बोलते हैं ना पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जो बच्चे नहीं जानते उनको मैं बता दूं, फ्रक्टोज को हम लोग बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये 2 अलग अलग टर्म है भाई, अगर आप इसको सुनोगे तो होपफुली ये चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएंगी। अब हम लोग बात क्या करने वाले भाई, अब हम लोग बात करने वाले कि इनका प्रिपरेशन होगा कैसे।
तो एक तो अभी स्टार्टिंग में सुन लिया होगा कि भाई सुक्रोज का ना अगर आप हाइड्रोलिसिस करो तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिल जाए। भाई ठीक है ना, मुझे ग्लूकोज मिल गया, मेरा काम खत्म, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर हमसे कोई बोल दे भाई स्टार्च कैसे बनाओगे, तो स्टार्च के लिए जानते हो टर्म क्या है, मैं पहले क्लियर कर दूं कि भाई स्टार्च मतलब n टाइम्स ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, आप उनका हाइड्रोलिसिस कराओगे ना तो n टाइम्स ग्लूकोज बनेगा। सबसे पहला सवाल कोई आपसे पूछ ले कि भाई ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि यार ये ग्लूकोज में स्ट्रेट चेन है या ग्लूकोज में OH ग्रुप है या ग्लूकोज में भाई एल्डिहाइड ग्रुप है, सो हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव। तो ये एविडेंस देखो मैंने लिखा है, इसलिए सबूत, सबूत मतलब क्या भाई, इसके बिना आप प्रूव नहीं कर सकते। तो आप प्रूव कैसे करोगे कि भैया इसमें स्ट्रेट चेन है। तो देखो मेरा सजेशन है, ये ना आपको थोड़ा सा लर्न ही करना पड़ेगा भाई, क्योंकि आपने एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा नहीं, तो मैं अगर आपको कुछ बताऊंगा भी तो होपफुली आपको शायद समझ में भी ना आए, बट कोई नहीं ना यार, हम इस पैटर्न समझते हैं। हमने कहा कि अगर आप हॉट HI लेते हो, ठीक है, और अगर आप ग्लूकोज के साथ रिएक्शन कराते हो, याद रखना 6 कार्बन होता है ग्लूकोज में, तो 6 के 6 कार्बन जानते हो क्या बन जाते हैं भाई, एल्केन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट टर्म, अगर आपसे कोई पूछे कि आपको ये बात कैसे पता चली भाई इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, तो मेरा एक सजेशन है, आपको ये पता तभी चलेगा कि ये कार्बोनिल ग्रुप है जब आप उसको HCN या एक और कंपाउंड है, अभी मैं आगे आपको बता दूंगा, NH2OH, इनसे आप इनका रिएक्शन कराओगे। याद क्या रखना है, HCN से रिएक्शन कराने पे ये बनाएगा साइनोहाइड्रिन। देखो मैंने इसलिए लिख दिया है कि अगर किसी बच्चों को ना समझ में आए, देखो मैंने नीचे लिखा है साइनोहाइड्रिन बनाएगा। पर अगर आप ना NH2OH से रिएक्शन कराओगे तो वो क्या बनाएगा, ग्लूकोक्साइम। अब अगर किसी बच्चों को नहीं समझ में आता कि सर ये बना कैसे, तो मेरा एक छोटा सा ज्ञान है, मैं जनरली ट्रिक्स बनाते रहता हूँ। तो देखो यार, अगर आपसे कोई पूछे ना कि कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये ना बात बताने की ज़रूरत है। आप सिंपली बोलोगे भाई कि कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन। देखो इसलिए मैंने ना ऑक्सीजन पे -4 लगाया, थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। तो कार्बन पे भाई क्या आ गया, प्लस चार्ज। तो आप बताओ ईमानदारी से भाई, कार्बन पे कौन जुड़ेगा, CN नेगेटिव, और ऑक्सीजन पे कौन जुड़ेगा, H+। ये बॉन्ड जुड़ जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो आप बोलना कि हाँ भाई कार्बोनिल ग्रुप है, तभी ऐसा अटैक हो पा रहा है, नहीं तो आप बोल भी नहीं सकते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म हमारा क्या आता है वो भी हम लोग देख लेते हैं याद से, ठीक है। नेक्स्ट टर्म, अगर आप NH2OH से रिएक्शन करो, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, NH2OH में से H2 जो है वो ऑक्सीजन से मिलके क्या बना लिया भाई, H2O। बचा कौन, नाइट्रोजन और कार्बन। इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो डबल बॉन्ड होता है। पहले याद रखना, ऐसा कोई पूछे ना क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर करता था, वो भाई चला गया। नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था, वो भी चला गया। तो अब ईमानदारी से सोचो भाई कौन सा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ग्लूकोक्साइम, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म, विद Br2 वाटर। सबसे पहले टर्म याद रखना, ये क्या प्रूव करता है, इससे पहले वाले कार्बोनिल प्रूव करते हैं, बट अगर आपने Br2 वाटर लिया, इसका मतलब बहुत कम ऑक्सीडेशन होने की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन थोड़ा स्लो हो रहा है तो याद रखना एल्डिहाइड तो ना 110%, भाई मैं खुद बोल रहा हूँ आपको, ये पता है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में, क्योंकि आपको पता होगा एल्डिहाइड इजिली ऑक्सीडाइज होकर किस में टर्न हो जाता है भाई, कार्बो। बट बाकी बचे हुए कार्बन में ना, जिनमें OH आपको दिख रहा है भाई, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये आपको याद रखना है। इसलिए देखो मैंने लिखा भी है नीचे, आप ध्यान से अगर पढ़ोगे ना तो यहाँ पे देखो लिखा, याद रख लो, अल्कोहल से अगर ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा एल्डिहाइड, और ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा कार्बोक्सिलिक। अब मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपने ना एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा दी, याद रखते रहना भाई, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एसिटिक एनहाइड्राइड से ना अगर आपने रिएक्शन करवाया, जस्ट अ सेकंड भाई, जस्ट अ सेकंड, ओके, लेट मी सिट प्रॉपर्ली, ओके। सो मैं आपसे क्या कर रहा हूँ भाई, अगर आपने ना एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाया तो याद क्या रखना, एल्कोहल, एल्कोहल यानी OH वाले ग्रुप है ना, वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको याद होगा मैंने अल्कोहल फिनॉल ईथर में, अच्छा मैंने तो यार अभी वीडियो नहीं बनाई, चलो फिर भी मैं बता देता हूँ भाई, अल्कोहल ना एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, तो इसमें से ना H जो प्लस चार्ज आपको दिख रहा है वो हट जाएगा। और यहाँ पे देखो मैंने साइन भी इसीलिए लिख दिया कि आपको कन्फ्यूजन हो, ये प्लस चार्ज होंगे और ये माइनस चार्ज होंगे। तो भाई याद क्या रखना है कि प्लस चार्ज की जगह प्लस ही लेगा, ये यहाँ जुड़ जाएगा और ये यहाँ जुड़ जाएगा। तो इससे क्या फॉर्मेशन होगा ये भी याद रखना है। इस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोपेंटा एसीटेट, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आप नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करो, मेरा पहला सजेशन, ये क्या प्रूव करता है कि प्राइमरी OH ग्रुप है, बट CHO भी भाई ऑक्सीडाइज होता है, प्राइमरी भी ऑक्सीडाइज होगा नो डाउट, बट CHO भी ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा भाई,
क्या बनेगा, अरे भाई दोनों COH बना लेंगे तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है सैक्रिक एसिड। अब ग्लूकोज जब मान लो फेलिंग सोल्यूशन या टॉलेंस रीजन से रिएक्ट करता है, वही रिड्यूसिंग वाली बात कर रहा हूँ, तो याद रखना अगर रिड्यूसिंग शुगर है वो तो फेलिंग सोल्यूशन से रेड प्रेसिपिटेट बना देगा, बट टॉलेंस रिएजेंट से सिल्वर मिरर बन जाएगा। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले भाई, इसलिए बैकअप के लिए मैंने आपको बता दिया। याद रखना ग्लूकोज ना 2,4 DNP टेस्ट नहीं देता है, शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है, और NaHSO3 के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। इससे क्या प्रूव होता है कि ग्लूकोज का जो पार्ट है ना एल्डिहाइड वाला, वो फ्री नहीं है, वो चेन में है। और जब ग्लूकोपेंटासिटेट से भी ना आप रिएक्ट कराते हो, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने की कोशिश करते हो, तो याद रखना ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ये सब प्रूफ है कि एल्डिहाइड वाला जो ग्रुप है ना वो फ्री नहीं है। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, ये ना ओरिजिनली स्ट्रक्चर है किसका, ग्लूकोज का। सबसे पहला वर्ड है एल्डिहाइड, बाकी सब OH। एक चीज याद रखना, थर्ड कार्बन ना किस साइड में होगा भाई, किस साइड में होगा होशियार बच्चों, लेफ्ट साइड में। बाकी सारे OH ना राइट साइड में होते हैं। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर ऐसा ऑर्डर आपको दिख रहा है तो अपन को D प्लस ग्लूकोज बोल दोगे। देखो मैंने ऑर्डर लिखा है 5 OH ग्रुप, जिसमें 4 OH क्या हो सेकेंडरी, 1 OH क्या हो प्राइमरी। ये तो आपको टर्म दिख ही रहा होगा। लेकिन अगर आप इनका साइक्लिक बनाना चाहते हो, याद रखना ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा कहाँ से, पहले एल्डिहाइड वाले पार्ट से, और दूसरा कहाँ से जुड़ना शुरू होगा, चौथे कार्बन से। तो देखो भाई अगर मैं आपसे पूछूं चौथा कार्बन कौन है, तो आप बताओगे ईमानदारी से, अरे होशियार जुड़ जाना, तो ये चौथा कार्बन है। तो मतलब सारे बॉन्ड ना यहीं से जुड़ेंगे। देखो इस पर माइनस चार्ज है, यानी H प्लस जाके उससे जुड़ जाएगा, देखो जुड़ा। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये भाई ऑक्सीजन पे माइनस है, कार्बन पे प्लस, तो इनके बीच में ना बॉन्ड बनेगा। देखो लास्ट स्टेप मैंने इसलिए बताया है, सबसे पहले मैं H को जोड़ दिया मैंने, फिर नेक्स्ट वाले स्टेप में ये जो माइनस और प्लस चार्ज है इनको मैंने जोड़ दिया। तो ये क्या बनाएंगे भाई, ये बनाएंगे साइक्लिक कंपाउंड। और इनको ना हम लोग असल में, मैं अगर आपको बताऊं बच्चों, तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या, अल्फा या बीटा ग्लूकोज। अब कोई आपसे पूछे ना कि अल्फा भाई कब होगा, बीटा कब होगा, याद रखना है सारे बच्चों को। अगर देखो यहाँ पढ़ना, साइक्लिक बनेगा, फिफ्थ वाला कार्बन दिख रहा है सबको, अच्छा फर्स्ट कार्बन बीटा D ग्लूकोज, अच्छा ये तो बाद में दिया हुआ है यार, यहाँ से हमें देखना है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, खुद एकदम क्लियर कर रहा हूँ कि भाई अगर ना पहला वाला ये जो OH पार्ट है, सॉरी, अगर पहला वाला ये जो ना OH पार्ट है, अगर आपको ये दिख जाए ना अंदर की तरफ है, सो यूज़ अल्फा साइन, ठीक है। और अगर बाहर की तरफ दिख रहा है तो यूज़ बीटा साइन। अभी के लिए, अभी के लिए यार, जब मैं पायरेनोज स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना, मैं अपने नियम ना बदल दूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट पायरैन। तो देखो भाई ये पायरैन का स्ट्रक्चर आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये ना पायरैन का स्ट्रक्चर है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इनका स्ट्रक्चर क्या आप साइक्लिक से, बिल्कुल कर सकता हूँ। पूछो क्यों, क्योंकि भाई उसमें भी 5 कार्बन ना अंदर साइक्लिक में आ रहे थे, इसमें भी 5 ही आएंगे। ध्यान से देखते हैं, देखो ये स्ट्रक्चर भाई बना हुआ है हमारे सामने, आप ईमानदारी से देखो, ये पहला वाला कार्बन भाई, अरे आजा मेरे लाल मेरे दोस्त, हाँ ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा, अंदर अंदर, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर तो CH2OH है, बट अंदर कौन होगा, अंदर होगा 5 कार्बन। अब याद क्या रखना है, अल्फा इसमें कब बोलेंगे, अगर CH2OH और OH अपोजिट डायरेक्शन में है तो यूज अल्फा साइन, लेकिन सेम डायरेक्शन में है सो यूज बीटा साइन। यही हमारा ट्रिक है। और याद रखना जो जो OH आपको अंदर दिख रहे हैं उनको आप ऊपर की तरफ लिख देना भाई। कहाँ दिख रहे हैं भाई, सॉरी उल्टा बोल दिया, अंदर अगर दिख रहे हैं तो भाई नीचे की तरफ लिख देना, और अगर आपको ऊपर दिख रहे हैं तो अंदर मतलब बाहर दिख रहे हैं तो उनको ऊपर की तरफ लिख देना। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ ठीक है यार, अच्छी बात है। देखो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, अगर फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन में OH और CH2OH एक डायरेक्शन में होगा तो बीटा यूज़ करेंगे, और डिफरेंट डायरेक्शन में, देखो कितना बढ़िया लिखा है। अब आता है भाई फ्रक्टोज। पहले सुन लो यार फ्रक्टोज है क्या, इनको हम लोग बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अगर मैं बात करूँ आपसे, सिंपली पूछूं कि इनमें कितने कार्बन ग्रुप होंगे, तो आप सिंपली बोलना कि भाई एक कार्बन ग्रुप और 2 CH2OH ग्रुप मेन होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं ना ओपन चेन स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का। 2 CH2 ग्रुप याद है ना प्राइमरी हैं, देखो यहाँ पे एक पहला ऊपर वाला और भाई दूसरा ना नीचे वाला, ठीक है। अगर आपको दिख रहा ना हो तो मैं बता दूं भाई। अब आपसे कोई पूछे ना कि सर इसका कैसे बनेगा, ये साइक्लिक बनाएंगे, बाकी सब बाहर रहेंगे, मुद्दे वाली बात। थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं, देखो साइक्लिक बनाया, वाह वेरी गुड। अब याद क्या रखना है, जो अंदर
वो नीचे, जो बाहर वो ऊपर। देखो इसको फ्यूराइन से रिलेट किया क्योंकि 4 ही कार्बन इसमें इन्वॉल्व है। देखो भाई इजीली आप समझ सकते हो एक एक चीज़ों को। अब याद क्या रखना है भाई, जो अंदर उनको आप अल्फ़ा बोलोगे, जो बाहर उनको बीटा बोलोगे। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया भाई। मैंने ये कहा ना कि अगर मान लो ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका ग्रुप अगर अंदर साइक्लिक फॉर्म में क्या है अंदर, ठीक है, मतलब मैं कह दूं अगर OH अंदर साइड में, तब तो यार अलग हो जाएगा, नहीं तो डिफरेंट स्ट्रक्चर है। जैसे इसको देखो, ये OH, मैं आपसे खुद पूछ रहा हूँ, ये OH और CH2OH किस डायरेक्शन में है, अपोजिट, इनको अल्फा बोल देना, लेकिन सेम तो बीटा बोल देना। भाई CH2OH नहीं देखना है हमें, CH2OH और सिर्फ OH देखना है। तो इस भी यहाँ पे हम लोग ना स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सो होपफुली बच्चों आपको इतने स्ट्रक्चर्स तो जरूर समझ में आ गए होंगे। अब बात आता है भाई म्यूटा रोटेशन की। यार देखो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है म्यूटा रोटेशन। भाई होता क्या है, वो कह रहा है कि अगर किसी भी कंपाउंड में ऑप्टिकल रोटेशन आप कराने की कोशिश करो, ठीक है, तो ऑप्टिकल रोटेशन करने के बाद आपको अगर पता चले कि डेक्स्ट्रो और लीवो जो भी टर्म है सब जोड़ जाड़ के मुझे एक कंपाउंड मिला इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। जैसे हमने बात किया ओपन चेन स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर में, तो हमको ये बात पता होना चाहिए कि ओपन चेन स्ट्रक्चर साइक्लिक में चेंज हो जाता है, ठीक है, उस वक्त म्यूटामर्स की बात हम लोग कर सकते हैं। अब बच्चों ये बात आने वाली है अबाउट प्रोटीन। मैं आपसे बस एक कहने वाला हूँ भाई, पहले इतनी चीज़ें ना जो सुना है उसको ना वीडियो बैक करके एक बार फिर से सुनो। आगे हम लोग फिर से बात करेंगे, लेकिन पहले इतनी चीज़ें ध्यान से सुन लो, तभी आगे बात करने लायक है भाई, नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा। ओके, ध्यान से सुनाई दे रहा है मेरी बात? ओके 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 ओके। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। ओके भाई, तो अब देखो अब हम लोग बात करने वाले हैं किस बारे में, हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट प्रोटीन। मैं पहले तो यार वो जो मेरा टूल है ना मैं उसको ओपन ही कर लेता हूँ भाई, मेरे काम आने वाला है। हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट व्हाट भाई, हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट प्रोटीन। तो पहले प्रोटीन होता क्या है, तो जितने भी प्रोटीन होते हैं ना वो पॉलीमर्स होते हैं भाई, किसके, अल्फा एमिनो एसिड। बिल्कुल सही बात है भाई। अब ये सवाल ये ना कई बच्चों के दिमाग में ये भी आता है कि भाई अल्फा एमिनो एसिड है क्या। तो पहले हम लोग एमिनो एसिड जान ले भाई, अगर हम लोग एमिनो एसिड जान लेंगे ना तो शायद हम अल्फा एमिनो एसिड भी बहुत ईजिली समझ सकते हैं। तो सबसे पहला टर्म कि अल्फा एमिनो एसिड कारण क्या है क्या, ये सब हम लोग समझते हैं। अब सबसे पहले मैंने जो प्रोटीन के बारे में बताया ना पहले वो भी सुन लो कि भैया नोट यहाँ पे लिखा है, देखो ध्यान से, मैंने लिखा है ओनली अल्फा एमिनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड जब हम प्रोटीन का क्या करेंगे भाई, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एमिनो एसिड। तो देखो ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ भाई, पहला एमिनो दूसरा एसिड। तो यहाँ एमिनो का मतलब आप एमीन ग्रुप समझना, दैट इज NH2, और एसिड में क्या समझना है आपको समझना है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो मैंने लिखा है एमिनो एसिड्स आर कंपाउंड विच कंटेन बोथ, क्या क्या भाई, एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओ तरीके यार, ये तो मैं भूल ही गया था। चलो अब मैं ना एक काम करने वाला हूँ, मैं पहले ये अपना नेट ऑफ करता हूँ, वाईफाई ऑफ करता हूँ, सो दैट ना ये बार बार मैसेजेस जो आ रहे हैं वो उसकी वजह से हम लोग परेशान ना हो, ठीक है। होपफुली आपको इतनी चीज़ें तो भाई मेरे हिसाब से मुझे लगता है समझ में आ ही गई होगी। मैं इसको थोड़ा सा इधर किया, मैंने इसको थोड़ा सा इधर किया, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई अल्फ़ा टर्म कब आएगा। आपने अगर 11th ना थोड़ा भी पढ़ा है, देखो मैं ये नहीं कर रहा हूँ बहुत डीप में आपको नॉलेज होना चाहिए 11th का, लेकिन अगर आपने 11th में बेसिक पढ़ा हो तो आपको याद होगा भाई कार्बोक्सिलिक एसिड ना सीनियरिटी टेबल में पहले या दूसरे या तीसरे नंबर, चलो मैक्स 3rd नंबर तक मैं मान लेता हूँ अपने हिसाब से, वो इन्हीं काउंटिंग्स में आता है। और जो NH2 है ना बहुत नीचे आता है। तो भैया जो सीनियरिटी टेबल में ऊपर होगा उसको आप जिस कार्बन से वो जुड़ा होगा ना उस कार्बन को आप फर्स्ट पोजीशन बोल देना, यानी अल्फा पोजीशन बोल देना। यानी ये कार्बोक्सिलिक भाई किससे जुड़ा है, इस वाले कार्बन से, तो ये वाला कार्बन ऑटोमेटिकली अल्फा कार्बन हो गया। अच्छा इसके नेक्स्ट वाला तब क्या हो जाएगा भाई, बीटा कार्बन। मैंने आपको क्या कहा, अल्फा एमिनो एसिड, तो भाई एसिड तो जोड़ दिया। अब इसी अल्फा कार्बन पे अगर मैंने एमिनो ग्रुप जोड़ दिया तो वो क्या कहलाएगा भाई, अल्फा एमिनो एसिड। अगर बीटा पे जोड़ दिया तो बीटा एमिनो एसिड कहलाएगा। अगर मैंने भाई और आगे जोड़ा तो गामा। देखो यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा भी है कि भाई अगर यहाँ जुड़ेगा तो आप अल्फा पोजीशन बोलेंगे, अगर यहाँ जुड़ेगा तो आप बीटा बोलेंगे, अगर यहाँ जुड़ेगा तो आप गामा बोलेंगे, यहाँ जुड़ेगा तो डेल्टा बोलेंगे। ये सारा ऑर्डर है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीज़ें तो भाई ज़रूर समझ में आ गए होंगे। अब देखो ये टर्म मैंने लिखा है कि पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप के हिसाब से ना एमिनो एसिड्स को हम अल्फा बीटा गामा या डेल्टा के नाम से जानते हैं जनरली। अब मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, ये जो एमिनो एसिड हैं उनमें ये चीज़ तो हमेशा कॉमन रहेंगी
बदलेगा क्या, ये भी, यहाँ पे H भी हो सकता है भाई, CH3 भी कुछ भी हो सकता है, मैं पहले ही बोल दिया ये वाला टर्म ना बदल सकता है, बट ये आपको हर अल्फा एमिनो एसिड में क्या दिखेगा भाई, कॉमन दिखेगा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ इनका क्या डेक्स्ट्रोलीवो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। अगर ये जो NH2 ग्रुप है ना, आपको पता चले NH2 ग्रुप की मैं बात करूँ, अगर वो किस साइड हो, लेफ्ट साइड में, तो आप उनको क्या बोलेंगे, आप उनको बोलेंगे भाई लीवो रोटेटरी, या आप अपने हिसाब से अगर लीवो रोटेटरी नहीं बोलना चाहते हो तो एटलीस्ट कैपिटल डी और कैपिटल एम एमिनो एसिड तो बोल सकते हो। तो ये L एमिनो एसिड लेफ्ट साइड में और ये D एमिनो एसिड, याद करो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि D और L के नाम से भी हम लोग जानते हैं इनको। अब नेक्स्ट अब हमारा क्या है कि एमिनो एसिड्स क्या होते हैं सिंथेसिस के बेसिस पे, तो भैया सिंथेसिस के बेसिस पे तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल होते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल नेचर, तो याद रखना अगर ना इन दोनों की क्वांटिटी बराबर है, मतलब मान लो 2 ये है 2 ये भी है उसी कंपाउंड में, तब तो न्यूट्रल। लेकिन अगर भैया COOH ज़्यादा है और NH2 कम है, तब आप क्या बोलोगे, तब आप बोलना कि भैया एसिडिक है, क्योंकि COOH कौन सा नेचर शो करता है भाई, एसिडिक वाला। लेकिन अगर मान लो NH2 ज़्यादा हो गया, तब जैसे NH2 इसमें ज़्यादा, तो कैसा कैरेक्टर, बेसिक। ये इतनी बातें होपफुली सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जनरली अमीनो एसिड क्या होते हैं भाई, कलरलेस होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है, और इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो क्या होती है भाई, ज़्यादा होती है। अमीनो एसिड सॉल्ट की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, ठीक है, कैसे, क्योंकि भाई इनमें दोनों ग्रुप है ना, आप ध्यान से देखो COOH NH2 दोनों ग्रुप है। ये बातें आई होप सबको समझ में आ। अब इसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन। तो देखो ये मान लो भाई हमारा क्या पता है, ये हमारा एमिनो एसिड है, ये वाला टर्म हमारा क्या है भाई, एमिनो एसिड। मैं आपको बस खाली ये कह रहा हूँ, आपने ना पानी में इसको डिजोल्व कर दिया, जैसे ही डिजोल्व करोगे तो भैया ये तो जनरल सी बात है कि मतलब आयंस फॉर्म में टूटेंगे। तो टूटने का मतलब ये जो COOH है ना, इसमें से H+ निकल कर कहाँ जुड़ जाता है, NH2 पे जुड़ा। तो देखो ये जो फॉर्म्ड हुआ ना कंपाउंड, COO पे माइनस और NH3 पे प्लस, ये जो कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन। कोई आपसे पूछे कि ज्विटर आयन का कैरेक्टर कैसा है, तो याद रखना इसके अंदर जो कैरेक्टर है वो भाई एम्फोट्रिक कैरेक्टर है। कैसा कैरेक्टर, एम्फोट्रिक। अब कोई आपसे पूछ ले कि नहीं कैसे आपको पता चला भाई एम्फोट्रिक है, हमें ट्राई क्या करना है कि भाई एसिडिक मीडियम में कराऊँ रिएक्ट तो रिएक्ट कर जाए, बेसिक मीडियम में रिएक्ट कराऊँ तो रिएक्ट कर जाए, बस यही बात है, ठीक है, जो हमें याद रखनी है। तो भाई देखो जैसे हमने H+ लिया तो आपको भी पता है किसके पास जाके जुड़ेगा भाई, जहाँ माइनस चार्ज दिख रहा होगा तो इस पर दिखा, देखो यहीं पे जुड़ गया, यानी एसिडिक मीडियम से तो कंफर्म रिएक्ट कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट मुद्दा क्या आता है भाई, बेसिक मीडियम, यानी हमने क्या ले लिया, आप ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर आपने बेसिक मीडियम की बात की है तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको लेना क्या है, अरे भाई कहाँ भाग गया यार, इधर आ जा, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, एक तो इसमें ये भी आ जाता ना, जस्ट अ सेकेंड भाई। मैंने कहा अगर आपने बेसिक मीडियम लिया तो देखो बेसिक मीडियम का मतलब आप OH- लोगे, OH- जाएगा कहाँ, मैं पहले क्लियर कर दूँ। अच्छा तो यहाँ पे NH3 पे मान लो भाई प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज रहने देना भाई, हो सकता है नोट्स में मिसिंग हो जाए, तो आपको याद रखना है NH3 पे कौन सा चार्ज है, प्लस। अच्छा जैसे इसके पास OH- आएगा तो पहले याद रखना ये NH3+ बना कैसे, ये बना NH2 और H+ से, ये तो होपफुली सबको पता है। अब ये जो OH- है ना, ये इस H+ से क्या कर लेगा भाई, रिएक्ट, तो क्या बन जाएगा H2O, यानी H2O तो कंफर्म निकलेगा, और ये NH2 एज इट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से जुड़ जाएगा। यानी ये जो ज्विटर आयन है भाई, ये एसिडिक और बेसिक दोनों से रिएक्ट कर सकता है। अब हो सकता है आपसे एग्जाम में सवाल क्या पूछे, ये ज़रूरी है कि अगर भाई pH = 7 है तो ये ज्विटर आयन फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन अगर मान लो भाई pH <7 है, इसका मतलब एसिडिक नेचर की बात कर रहा है, तो ये कंपाउंड बन जाएगा, यानी वो जो माइनस था ना वहाँ पे H+ जुड़ जाएगा। और अगर मान लो भाई <7 है, <7 याद है ना आप लोगों को बेसिक कैरेक्टर, तो याद रखना भाई वो जो NH3+ है वो NH3+ से क्या बन जाएगा, NH2। अब नेक्स्ट मुद्दा टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड की बात हो रही है। तो देखो एक होती है ना ज़रूरत, जैसे मान लो भाई आपको किसी की ज़रूरत हो तो आप कहते हो ना कि हाँ भैया ये हमारे लिए एसेंशियल है, लेकिन जिस चीज़ की आपको ज़रूरत ना हो, कई लोग सोचते हैं कि भाई कब ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा आप एक बात बता दो, मान लो आपके घर में ना 10 किलो दाल पड़ा हुआ है, तो क्या आप उस दाल को जाओगे खरीदने मार्केट में, नहीं, तो यानी वो आपके लिए नॉन एसेंशियल है, क्योंकि आपके पास वो चीज़ ना पड़ी हुई है।
बट जो चीज़ ना पड़ी हुई हो भाई वो तो जाके लेना पड़ेगा। तो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड जो ह्यूमन बॉडी में पहले से भाई बन रहे होंगे, जो ह्यूमन बॉडी में पहले से क्या होंगे, नहीं ह्यूमन बॉडी नहीं बोल सकता, मतलब किसी भी बॉडी में पहले से बन रहे होंगे वो क्या होंगे, नॉन एसेंशियल। बट भाई जो पहले से नहीं बन रहे होंगे वो क्या होंगे, उनको बनाना पड़ेगा, उनको बाहर से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उनको क्या करते हैं हम लोग, एसेंशियल एमिनो एसिड। अब इसका ट्रिक, कई बच्चे ना इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं कि सर एग्जाम में आ गया कि विच वन ऑफ दीज आर एसेंशियल या नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, तो कैसे याद करेंगे। तो एक छोटा सा ट्रिक है भाई, पीवीटी टिम हॉल, इससे आप क्या याद कर लोगे, एसेंशियल एमिनो एसिड, बचा हुआ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नॉन एसेंशियल। तो देखो मैंने पीवीटी टिम हॉल के लिए लिखा क्या है, पी का मतलब फिनाइल एनिलीन, वी का मतलब वैलीन, टी का मतलब ट्रिप्टोफैन, टी का मतलब थ्रियोनीन, आई का मतलब आइसोल्यूसिन, ऐसे पूरा ना सभी का मैंने नाम लिख दिया है, ठीक है। यहाँ से ना आप पूरे ट्रिक्स जान सकते हो। याद क्या रखना है, ये जो डैश डैश आपको जहाँ पे दिख रहा है ना, डैश का मतलब वहाँ पे अल्फा एमिनो एसिड वाला जो पार्ट था ना, याद करो, अरे भाई CH2 और उस पर COOH, और एक तरफ सॉरी CH2 क्या बोल रहा हूँ मैं, CH बोल रहा हूँ, ठीक है। और उस पर कौन जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है भाई, एक तरफ COOH जुड़ा हुआ है, एक तरफ NH2 जुड़ा हुआ है एक ही कार्बन पे, ठीक है। तो आप उसको क्या बोलोगे कि भैया अल्फा एमिनो एसिड, तो वही अल्फा एमिनो एसिड मान लो यहाँ पे भाई क्या हो गया, सॉरी थोड़ा गलत बना दिया भाई, ठीक है। यहाँ कार्बन, यहाँ COOH, ठीक है, यहाँ पे NH2, इसी तरीके से कुछ कंपाउंड आपका जुड़ा हुआ रहेगा सभी में जहाँ जहाँ डैश दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो एक ट्रिक था भाई, एक और ट्रिक है, ठीक है, बचा हुआ नॉन एसेंशियल। अब एक ना एक निमोनिक्स है, जैसे आप सुने होंगे कि आप किसी बच्चे को खिला रहे होते हो, तो बच्चा मतलब आपको बनना पड़ता है यार जब आप किसी छोटे बच्चे को खिलाते हो, तो आइए आपके साथ एक एक्सप्रेशन भी होता होगा कि मतलब आप भाई बच्चों को जब चिढ़ाते हो या उनको समझाते हो तो कैसे बोलते हो, तो होता ना बचपन में कि यार गुलू गुलू ऐसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो वैसे ही इसका भी स्टोरी है, ठीक है। स्टोरी क्या है, एक बार ध्यान से सुनना, वो है लाइक गुलू गुलू घीली आला ऐसे ऐसे तेरो प्रो सिस्टर शेरनी है। मतलब हो सकता है ना कि भाई हम जब बच्चे को खिला रहे हों, या वो बच्ची है, ठीक है, अगर हम उसको खिला रहे हैं, ठीक है, तो जब उसको बोल रहे हैं, हो सकता है भाई एक धड़ाम से मार दिया हो, तब तक मैं पूरे उनके जो गार्जियन उनको बोल रहा हूँ कि भाई ये जो सिस्टर है तुम्हारी, वो तो भाई एकदम शेरनी है, खतरनाक है, हाथ पाँव अभी से मारना शुरू कर दे दिए। तो वही सेम टू सेम यहाँ पे आपको याद रखना है, वो क्या है, गुलू 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 एंड गीली आला ऐसे ऐसे तेरो प्रो सिस्टर शेरनी है। गुलू गुलू में गुलू जो पहला वर्ड है वो है ग्लूटामिक एसिड, दूसरा ग्लू का मतलब है ग्लूटामिन, ठीक है। तीसरा एलेनिन, ऐसे में पहला वाला, आला में एलेनिन, ऐसे में पहला एस्पार्टिक एसिड, दूसरा ऐसे का मतलब है एस्पार्गीन, ठीक है। फिर तेरो का मतलब है टायरोसिन, फिर प्रो का मतलब प्रोलीन, सिस्टर का मतलब सिस्टीन, और शेरनी का मतलब सिराइन, ठीक है। तो ये भाई ना थोड़ा इफेक्टिव है, आप उसी बहाने ना आप ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया ना, ये नॉन एसेंशियल का है, तो थोड़ा याद भी रखना भाई कि ये जो ट्रिक है वो किसके लिए, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। और ऐसे एसेंशियल का है, जैसे मान लो भाई आप खूब मेहनत करो, खूब भैया बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हो, और आपने ना नीट निकाल लिया, क्रैक कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छे रैंक से आप क्रैक कर ले रहे हो, या आपने जेई अच्छे रैंक से क्रैक कर लिया, तो ठीक है। तो होता है ना कि जब भाई आप अच्छे रैंक ले आते हो, तो अदर फैमिली वाले बोलते हैं ना कि अरे भाई जाओ इससे पूछो, ये तुमको सब बताएगा। तो उससे पहले ना आपको हो सकता है कि उनके घर वाले भाव ना देते हो, लेकिन उस वक्त आपको भाव मिलना शुरू हो जाता है, यानी आपकी वैल्यू होने लगती है। तो उसी वैल्यू को लेकर हमने ना एक स्टोरी बनाई कि भाई वैल्यू आई अर्जी लाई, मतलब हो सकता है भाई जब डिमांड बढ़ जाएगी तो लोग आते हैं, ठीक है। फिर थोड़ी मिठाई, भाई मिठाई उठाई लेकर आते हैं, अरे भाई कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे बच्चों को गाइड कर दो, ठीक है। फिर तेरी हंसी आई, तो भाई उसके बाद तो आपको हंसी आएगी कि हाँ भाई बहुत मजाक उड़ा रहे थे ना, अब मुझे हंसी आ रही है। तो वही सेम टू सेम टर्म यहाँ पे होता है, एसेंशियल का लर्न करने का ट्रिक भी यही है। अब वैल्यू में वै जो है, वै का मतलब होता है वैलीन, ठीक है। फिर ल्यू का मतलब ल्यूसीन, फिर आई का मतलब आइसोल्यूसिन, ठीक है। अर्जी का मतलब अर्जिनीन, ठीक है। देखते रहना भाई, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। वै का मतलब वैलीन, ल्यू का मतलब ल्यूसीन, आई का मतलब आइसोल्यूसिन, अर्जीन अर्जी का है, और लाई का मतलब लाइसिन, और थोड़ी का मतलब थ्रियोनिन, ठीक है।
तेरी हंसी आई, अब क्या बचा हुआ भाई, तेरी हंसी आई, थोड़ी मिठाई, ओके थोड़ी मिठाई, देन तेरी है, तो मिठाई में मिथियोनीन, ठीक है, फिर का मतलब फिनाइल एनिलीन, फिर तेरी का मतलब ट्रेप्टोफैन, फिर हंसी आई का मतलब हिस्टडीन। तो ये एसेंशियल का है भाई। देखो तरीके बहुत सारे हो सकता है आपने भी कुछ अलग लर्न किया हो। मैं किसी बच्चों को ये नहीं बोल रहा कि आप अपने लर्निंग टेक्निक को बदल के मेरे वाली लर्निंग टेक्निक याद रखो, जो आपको इजी लगे भाई आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो। जो बच्चे नहीं जानते थे उनके लिए थोड़ा सा ही इफेक्टिव हो गया होगा वीडियो। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे आने वाले हैं। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है भाई, नेक्स्ट टर्म हमारा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड के बारे में। तो देखो भाई अगर सिंपलेस्ट अमीनो एसिड की बात करूँ ना, तो वो सिर्फ क्या होगा, इतने हिस्से में अगर आपको ये बात पता चले कि इस आर की जगह क्या लग जाए एच, तो ये सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होगा। यही अमीनो एसिड, सिर्फ यही एक ऐसा है जो ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव। बाकी सबके सब ना ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी कायरल कार्बन और सब। ये भी एक तरह से आप देखना चाहो तो हो सकता था, बस ये यहाँ आर की जगह ना एच की जगह कुछ और हो जाता तो बाकी सबके सब क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे एक्सेप्ट दिस, ठीक है। फिर आता भाई स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो मैं पहले क्लियर कर दूं, ये अल्फा अमीनो एसिड्स एक दूसरे से जब जुड़ते हैं ना, तो इनके बीच में भाई क्या बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। अब पहला सवाल कि भाई ये होता क्या है, तो पहले समझना है। हमने क्या कहा, मान लो हमने ये दो कंपाउंड लिए, एक ग्लाइसिन और एक एलेनिन। मैं आपको छोटा सा इसमें ना ट्रिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बस खाली ये कह रहा हूँ NH2CH2COOH या वाला जो टर्म है, ठीक है, याद क्या रखना है इसमें, इसमें क्या याद रखना है भाई, एक H, ये H2 में से एक H इस OH के साथ जुड़ के क्या बना लेगा भाई, H2O। अब बचा क्या है यहाँ पे, यहाँ बचा होगा NH, यहाँ C डबल बॉन्ड हो, तो इनके बीच में जो आप बॉन्ड जोड़ दोगे, ठीक है, जो कंपाउंड बनेगा उसको आप लोग क्या बोलोगे, अपने हिसाब से बता दो भाई। मुझे खुद नींद आ रही है क्योंकि रात के बज चुके हैं लगभग 3। तो कोई बात नहीं, अब हम लोग आने वाले हैं नेक्स्ट मुद्दे पे। मैं आपसे क्या कह रहा था, ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे जो टर्म है वो यही है कि ये CO और NH के बीच में जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ना, इसको हम लोग बोलते हैं भाई पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। देखो मैंने स्टोरी में लिखा है, जब दो अमीनो एसिड से मिलकर कंपाउंड बने और उसमें पेप्टाइड बॉन्ड लगे, तो उस बॉन्ड को डाई पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। उसमें एक पेप्टाइड बॉन्ड अगर बने तो उसको डाई पेप्टाइड कहेंगे। मान लो दो पेप्टाइड बॉन्ड बने तो उसको ट्राई पेप्टाइड बोलेंगे, 3 बने तो टेट्रा। कई बच्चे सोच रहे होंगे अरे सर दो को तो डाई बोलते हैं। भाई 2 पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे, लेकिन कितने अमीनो एसिड से, 3। तो इस हिसाब से नाम रखा गया। जैसे आपने देखा होगा एक पेप्टाइड बॉन्ड 2 अल्फा अमीनो एसिड से बन रहा था, तो भाई अगर 2 अल्फा अमीनो एसिड आते हैं तो 2 अल्फा अमीनो एसिड पर आप नाम बोल रहे हो, ना कि पेप्टाइड बॉन्ड पर। तो 2 अल्फा अमीनो एसिड तो डाई पेप्टाइड, 3 अल्फा अमीनो एसिड तो ट्राई, 4 तो टेट्रा, 5 तो पेंटा, ऐसे नाम रखना, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं कि पॉलीपेप्टाइड जिनमें 100 यूनिट्स अल्फा अमीनो एसिड बनेंगे, ठीक है, या होते हैं। मान लो आप हाइड्रोलिसिस करो तो ये बनेंगे या होते हैं पहले से, ठीक है, और उनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 यूनिट से ज़्यादा, तो उनको प्रोटीन बोलेंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो कौन है भाई, इंसुलिन। उसमें 51 ही अल्फा अमीनो एसिड होते हैं यूनिट, ठीक है। बाकी सब में मैंने क्या बोला भाई, 100 से होना चाहिए, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। अब आता है भाई क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं भाई, 2 तरह से मेनली इनको क्लासीफाई किया गया उनके शेप के बेसिस पे, एक फाइब्रस और दूसरा ग्लोबुलर। पहले फाइब्रस क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। आप ना भाई हेयर देख लो, ठीक है, तो हेयर में जो कैरेटीन होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं भाई, प्रोटीन। मुद्दा क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टी, ऐसे ये बताओ भाई, आपने बाल अगर ना तोड़ के पानी में मिलाया तो क्या मिल जाता है, नहीं। तो मतलब ये इनसोल्यूबल होते हैं। इनके बीच में किस तरह के बॉन्ड होते हैं, एक हाइड्रोजन और एक डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बने होते हैं। मुद्दा क्या है, अगर ग्लोबुलर से इसको कंपेयर किया तो ग्लोबुलर का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हीमोग्लोबिन। क्या भाई हीमोग्लोबिन पानी में डिजॉल्व होता है, अरे भाई डेफिनेटली होता है, नहीं तो ब्लड में मिलता कैसे, ठीक है। तो यानी एक इनसोल्यूबल है, वो कौन है, फाइब्रस। एक है सोल्यूबल, वो कौन है, ग्लोबुलर। तो हमको याद बस खाली यही याद रखना है कि भाई कौन फाइब्रस है कौन ग्लोबुलर है।
फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो देखो यार, ये डायग्राम तो बहुत खतरनाक बना हुआ है, मैं आपको खुद सजेस्ट भी करूँगा आप एनसीईआरटी में देख लेना, नहीं तो मैं आपको एनसीईआरटी दिखा देता हूँ। ये इनका शेप है, कहा भाई। हाँ, तो देखो भाई, मैं बात करने वाला हूँ फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन की। कहाँ गया यार राजा भाई? अच्छा, फाइब्रस थोड़ा अच्छा डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, लग रहा है ही नहीं क्या डायग्राम यार? चलो, मुझे लग रहा है धोखा हो गया भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने ही नोट से समझा देता हूँ यार, एनसीईआरटी भी धोखा देती है। तो देखो, फाइब्रस प्रोटीन ना भाई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट जो ग्लोबुलर है ना वो स्फेरिकल शेप होगा। तो बस ऐसे अभी नॉर्मली ये मेरी डायग्राम है। वैसे आप सारे बच्चे समझ तो गया होगे कि भाई कि मेरा डायग्राम कितना ख़राब है, बट कोई नहीं, आपको समझने से मतलब है। मैं बस खाली आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये थ्रेड लाइक, ठीक है, मतलब एक दूसरे जैसे आपने देखा होगा कि जो मतलब लड़कियाँ होती हैं स्पेशली, वो ऐसे रोल करके पूरा बाल बनाती हैं, या मतलब किसी शादी फंक्शन में, या आप बचपन में छोटे हो गए भाई, जब आपके बाल ना बहुत लंबे होते हैं, ऐसे गोल गोल पूरा घुमा के आपका बाल तैयार होता है। तो यही इसी फॉर्मेट में ना आपका पूरा स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हो सकता है भाई इसमें एक कंपाउंड दूसरा कंपाउंड, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा। स्फेरिकल में भी ऐसे ही होता है, ऐसा ना सोचना भाई स्फेरिकल में पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा, उसमें भी बनेगा, लेकिन ये इस फॉर्मेट में पूरा इनका स्ट्रक्चर होता है, गोल 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 पूरा। ठीक है, अब आता ना प्रोटीन का शेप, भाई वो बन के तैयार कैसे होता है। मैं सही बात बताऊं, ये ना एक एक लेवल करके, जैसे आपने कभी पतंग उड़ाया, पतंग तो चरखी वाला मॉडल याद होगा भाई। पहले पतंग उड़ाते हैं तो हल्का फुल्का गुच्छा बन जाता है, ठीक है, फिर खतरनाक, फिर और खतरनाक, फिर और खतरनाक, खींचते हैं जब पतंग ना, तो वो धागा ऐसा होता है कि खुल ना पाए। तो जो नॉर्मल होता है ना भाई, जो एकदम बढ़िया एक लाइन में हो, सीक्वेंस में हो, उनको आप लोग बोलोगे प्राइमरी। ठीक है, जैसे ये देख लो, ये क्या है भाई, प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब ये और अगर गुत्थी उत्थी बनना शुरू हो जाए तो वो आपका क्या होगा भाई, सेकेंडरी। सेकेंडरी का मैं आपको खुद स्ट्रक्चर भी दिखा रहा हूँ, ये शायद आपको दिख भी जाए, अल्फ़ा अमीनो एसिड जी। ये देखें भाई साहब, ये हैं आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये अल्फ़ा हेलिक्स फॉर्म में। अब यहाँ पे समझना क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, ये जो अगल बगल में आएंगे ना, इनके बीच में बनेगा पेप्टाइड, बट ये जो ऊपर और नीचे के बीच में ये डॉट डॉट हल्का हल्का दिख रहा है ना, ये असल में बनाता क्या है। जो डॉट डॉट साइन आपको दिख रहा है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा भाई अलग अलग तरह के बॉन्ड होते हैं, एक और क्या बनेगा आपके साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वो भी आपको याद रखना है। इस फॉर्मेट के साथ साथ ये तो हेलिक्स स्ट्रक्चर है, एक ना बीटा प्लेटेड शीट भी है। तो यहाँ पे भी ध्यान से देखिएगा आप, जो दो ऐसे डॉट बने हुए हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, और जो सिंगल बॉन्ड जैसे CO और NH, यहाँ देखो एक CO है और यहाँ नीचे इसके जस्ट नीचे देखो यहाँ पे भाई NH है। तो ये क्या है आपका, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये है भाई आपका क्या, ये आपका जो कंपाउंड है ये बीटा बीटा बोल रहा हूँ भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। ये वाला जो दिख रहा है ना एक डैश से, वो पेप्टाइड बॉन्ड है, लेकिन जो डबल डैश जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है ना, वो याद रखना भाई, वो क्या है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो CO और NH के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो भाई पेप्टाइड होगा। लेकिन अगर मान लो भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इंट्रैक्शन हो जाए तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये आपको थोड़ा सा ना याद रखना है, ठीक है, कि हाइड्रोजन बॉन्ड एज वेल एज पेप्टाइड बॉन्ड हमें दोनों याद रखने हैं। दोनों के स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो ये जो मैं गोल गोल बना बना के दिखा रहा था ना, वो यही है। ये प्राइमरी बिल्कुल अच्छा खासा, सेकेंडरी हल्का फुल्का गोल गोल, टर्शरी और गोल गोल, और क्वाटरनरी का तो कोई जवाब ही नहीं भाई। तो होपफुली बच्चों आपको ये चीज़ें तो ज़रूर समझ में आ गई होंगी भाई। अब हम लोग आने वाले, ओहो ये भी धोखा हो गया ना, अरे यार नाराज़ हो गया, मुझे लग रहा है मेरा फ़ोन ही। चलो कोई नहीं। तो ये इतनी चीज़ें होपफुली बच्चों आपको क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा इजी है, इसीलिए ना मैंने जुगाड़ से आपको सब बता दिया। अब है क्या, ठीक है, टर्सरी स्ट्रक्चर आप लोग समझ गए होंगे। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, याद क्या रखना है टर्सरी स्ट्रक्चर में, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, डाइसल्फाइड, वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सब लगने लगता है, ठीक है। क्वाटरनरी में भाई सारे अरेंजमेंट ना एक दूसरे से, ठीक है, गुत्थी पूरा बन के तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको याद क्या रखना है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। पहले तो वो जो प्रोटीन होता है स्टार्टिंग टाइम में भाई वो मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी सब इनमें होती है, तो उनको हम लोग बोलते हैं ना, ऐसे प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं नेटिव प्रोटीन। बट अगर वही नेटिव प्रोटीन मान लो किसी टेम्परेचर के कांटेक्ट में आ गया और वो अपनी क्वालिटी ना धीरे धीरे डिग्रेड करने लगे, मतलब उनके हाइड्रोजन बॉन्ड धीरे धीरे क्या होने लगे भाई, टूटने लगे। तो मैंने लिखा भी है यहाँ पे, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। अगर नेटिव प्रोटीन ना फिजिकल चेंज लाइक टेम्परेचर या केमिकल चेंज के कांटेक्ट में आ जाए, चेंज इन पीएच, तो
उनका हाइड्रोजन बॉन्ड धीरे धीरे क्या होने लगता है भाई, डिस्टर्ब होने लगता है। और जो क्वाइल्ड हो गए थे ना, पूरे गुच्छा बन गए थे क्वाटरनरी फॉर्म में, वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, अनक्वाइल्ड होने लगते हैं। तो इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो 2nd डिग्री, 3 डिग्री, ये सब ना धीरे धीरे 1 डिग्री स्ट्रक्चर में चेंज जाते हैं। याद क्या रखना है भाई कि 1 डिग्री से ज़्यादा छोटा नहीं होगा। ऐसा रियल वर्ल्ड में आपने कहाँ देखा है? तो कोगुलेशन ऑफ एग, सीधी सी बात है भाई, जब आप बॉयल करते हो तो ऐसा आपको दिखने लगता है। कर्डिंग ऑफ मिल्क, ऐसा आपको दिखने लगेगा। मुद्दा अब इसके बाद न्यूक्लिक एसिड के बारे में थोड़ा सा बात करें तो देखो हम लिखे हैं, देखो हम अच्छी तरह से जानते हैं लाइफ की बेसिक यूनिट सेल होती है। सेल में पाया जाता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में पाया जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब मुद्दा ये है, ये क्रोमोसोम भाई कहाँ से बना? तो देखो क्रोमोसोम बनता है 2 चीज़ों से, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। तो भाई प्रोटीन तो पहले ही पढ़ चुके कि नहीं पढ़ा? अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था। अब मुद्दा आता है न्यूक्लिक एसिड का। तो न्यूक्लिक एसिड मेनली 2 होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म शायद आप जानते होंगे, डीऑक्सी बोल रहा हूँ, डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, 2 अलग अलग नाम है। मैं स्पेलिंग में और ये फुल फॉर्म में पूरा भूल जाता हूँ, बट कोई नहीं। ये इन दोनों में अगर मान लो आप इनका हाइड्रोलिसिस करोगे ना, तो याद रखना आपको 3 चीज़ कन्फर्म मिलेगा। अच्छा भाई वो क्या क्या है? पहला पेंटोज शुगर, दूसरा फॉस्फोरिक एसिड और तीसरा बेस, जिसमें क्या होगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अब नेक्स्ट मुद्दा क्या आता है, इन तीनों को जब आप मिला दोगे ना तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। हो सकता है ना ये आपसे बच्चा एग्जाम में ज़रूर पूछ ले, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इन तीनों में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। और याद रखना, अगर आपको ये याद रखना है कि न्यूक्लिक एसिड कैसे बनेगा, तो हमको इन दोनों के बारे में अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा। न्यूक्लिक एसिड है क्या? लॉन्ग चेन पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स यानी यही 3 चीज़, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोजीनियस साइक्लिक कंपाउंड। अब मुद्दा आता है पेंटोज शुगर क्या होता है। पेंटोज शुगर का मतलब ये भाई 5 कार्बन वाली शुगर, एल्डिहाइड ग्रुप ही होगा मेनली। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ भाई, ये एल्डिहाइड ग्रुप होगा, लेकिन नाम देखो मैंने क्या लिखा है, ध्यान से। आरएनए में बीटा डी राइबोज और डीएनए में बीटा डी डीऑक्सी राइबोज। देखो जब डीऑक्सी शब्द आ जाए ना, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन इसमें कहीं ना कहीं से तो हटेगा। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर बना लें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भाई राइबोज का ना स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। शुगर का याद है, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज में एक OH ना एक साइड होता था, नहीं इसमें सारे OH एक ही साइड होंगे, वो होंगे राइट साइड में। अब मुद्दा क्या है, आप इनका साइक्लिक फॉर्म बनाओगे कहाँ से? तो याद करो सारे बच्चे, हमने कहाँ से बताया था भाई, चौथे मतलब 2nd लास्ट कार्बन और इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। याद करो, माइनस प्लस, तो ये H पहले माइनस, गलत बना दिया भाई, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो H पहले इससे जुड़ जाता था, फिर O और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन जाता था, ग्लूकोज वाला ही बिल्कुल, ठीक है। तो अब देखो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखने लगा। ये हो गया आपका पेंटोज शुगर। अब मैं क्या कह रहा हूँ, आरएनए में तो ऐसे बनेगा, बट डीएनए में होगा क्या, सेकंड पोजीशन वाले कार्बन से आप जो OH लगा हुआ है उसमें आप क्या निकाल देना, ऑक्सीजन निकाल दिया, तो वो क्या बन जाएगा, डीऑक्सीराइबोज। और बीटा करना है तो याद रखिएगा, बीटा अगर आपको करना है तो ये CH2OH और OH दोनों किस डायरेक्शन में हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में। इतने में मुझे तो नहीं लगता है भाई किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुआ होगा, समझ में आ रहा है एक एक चीज़ें, ओके। अब हम लोग बात करें ना बेस की, तो बेस देखो भाई मेनली 5 तरह के होते हैं, सही बताऊँ तो 4 बेसिस डीएनए में, 4 बेसिस आरएनए में, जिसमें 3 ना दोनों में कॉमन होता है। वो क्या, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है। अगर आपको 5 का नाम याद रखना तो याद रख लो ट्रिक, AG कट, मैं लिख रहा हूँ AG कट, ठीक है। AG का मतलब होता है भाई एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट कट, जो मैंने बोला एडेनिन ग्वानिन के बाद हमने बोला ना कट, तो कट का मतलब होगा साइटोसिन। फिर उसके बाद क्या, यूरासिल, और T का मतलब थाइमिन। याद क्या रखना है कि एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन तो सब में होगा, बट भाई डीएनए में ना थाइमिन होगा और आरएनए में क्या होगा, यूरासिल। अब मुद्दा न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर
पेंटोज शुगर में सिर्फ बेस जोड़ दो, फॉस्फोरिक एसिड ना जोड़ो, सिर्फ पेंटोज शुगर में बेस जोड़ दो, तो उनको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर उसमें फॉस्फोरिक एसिड भी जुड़ गया तो वो कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ और भी आ गया तो न्यूक्लियोटाइड कहलाने लगेगा। अब मुद्दा मैं आपको खुद समझा रहा हूँ। स्ट्रक्चर जो होता है ना न्यूक्लिक एसिड का, उसमें ना दो तरह के मेन बॉन्ड बनते हैं, एक फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज और एक हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो दोनों आपको कॉमन पता ही होगा। और एक, कई बच्चे आपको शायद ये बात बताए हैं कि नहीं बताए मुझे नहीं पता, लेकिन आपको एक और तरह का बॉन्ड देखने को मिलेगा जिसको आप अपने भाषा में कह सकते हो कि भाई पेप्टाइड बॉन्ड ही बन जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तब तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो बच्चों दिक्कत होगी। अब मुद्दा क्या याद रखना है कि भाई किन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, तो याद रखना डबल बॉन्ड कह रहा हूँ, सॉरी, किन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में अलग हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में अलग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये लास्ट पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि 3 टाइप्स के क्या होते हैं भाई, आरएनए। ठीक है, एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक होता है राइबोसोमल आरएनए, एक होता है ट्रांसफर आरएनए। तो बच्चों इतनी बातें ना आपको भाई पता रहनी चाहिए। प्लीज़ अगर नहीं पता है तो ढंग से पढ़ लो, यही लास्ट टॉपिक था। बट मैं ना आपको डीएनए और आरएनए में ये जो स्ट्रक्चर वाले पार्ट्स हैं ना डीएनए का, एटलीस्ट मैं वो आपको दिखा दूँ थोड़ा सा ना, वो भी इम्पॉर्टेंट है मेरी नज़र में। याद क्या रखना ना, यही चीज़ मैं आपको ज़्यादा समझाना। ये देखो, ये जो बना हुआ है ना स्ट्रक्चर, ये जहाँ पे आपको ऐसे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है ना, जी और सी के बीच में आपको दिख रहा होगा ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है जो बनेगा इनके बीच में। और एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसलिए स्ट्रक्चर ऐसे ही दिया हुआ है। तो बच्चों लोग इतनी चीज़ें आप लोग भाई ढंग से पढ़ो। अगर आपने इतनी चीज़ ढंग से पढ़ ली तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ और आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कर देना अपने दोस्त को, या नहीं तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, आप अपने कंटेंट देखो और इसको देख के ना मैं आपको खुद बोल रहा हूँ भाई, आप इसके बाद से आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको पूरे चैप्टर का हो जाएगा भाई रिवीजन। चलो भाई, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।